अंग्रेजों की मुगलों से पहले भी कई झड़पें हुई थी, लेकिन तब बात और थी। तब मुगल ताकतवर थे और अंग्रेजों का खामोश रहना ही उनके लिए सेहतमंद था। 1707 में औरंगजेब के मरते ही मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। एक एक करके उसके प्रांत मुख्य साम्राज्य से अलग होते चले गए। दक्षिण तो पूरा का पूरा ही निजाम हैदराबाद के आधिपत्य में आ गया। मध्य भारत में मराठों ने उसको बीच में से काट दिया। रह गए उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में दो ही प्रांत थे जो अभी मुगल सम्राट की थोड़ी बहुत सुनते थे। वो थे अवध, जिसकी की राजधानी फैजाबाद थी, और दूसरा बंगाल, जिसकी राजधानी बंगाल के पहले नवाब मुर्शीद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद कर ली थी। दक्षिण भारत का क्या हशर हुआ वो हमने कर्नाटक युद्धों में देख ही लिया। दिल्ली में इस समय यानी 1756 में इमादुल मुल्क की दादागिरी चलती थी। तो अब अंग्रेज मुगल और उनके नवाबों से लड़ने के लिए अपने आप को काबिल महसूस करने लगे। चूंकि फ्रांसीसियों का रुख मुगलों की तरफ था, मुगलों के पक्ष में था, और इसी वक्त 7 इयर्स वॉर भी चल रहा था, तो इस संघर्ष को इस पूरे विश्व युद्ध के भारतीय थिएटर में गिन लिया जाता है और इसीलिए कभी कभी इसे तीसरे कर्नाटक युद्ध में मिला लिया जाता है। लेकिन अपने आप में ये एक अलग ही संग्राम था। क्यों और कैसे, यह हम आगे देखेंगे ही। अब हम ये समझ चुके हैं कि बंगाल अभी अनाथ था, उसे कोई भी बचाने वाला नहीं था। अकेले पड़े बंगाल को अंग्रेज आसानी से दबा सकते थे, ऐसा अंग्रेजों को महसूस हुआ। उनके इस आत्मविश्वास के पीछे एक कारण भी था। अली वर्दी खान बंगाल का एक शक्तिशाली नवाब था। उसके मरते ही 1756 में उसके नाती मतलब उसके बेटी के बेटे सिराज उद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। इस समय उसकी उम्र केवल 23 साल थी। सिराज के रिश्तेदार उसके नवाब बनने से जल भुनकर रह गए और उसे पटकने का उपाय ढूंढने लगे। इन जलने वालों में दो नाम सबसे खास थे, मीर जाफर और सिराज की मौसी घसेटी बेगम। और सिराज ने अनजाने में उन्हें बहाना दे ही दिया। नवाब बनने के केवल 2 महीनों के भीतर ही सिराज ने मुर्शिदाबाद के पास कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर 3 जून को कब्जा कर लिया। फिर 2 हफ्तों बाद 20 जून को कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। वहां के अंग्रेज सिपाहियों अफसरों को एक बहुत ही छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। वो कमरा बेहद अंधेरा था और वो कमरा इतना छोटा था कि लगभग 24 घंटे तक बंद रहने की वजह से इसमें जो लगभग 150 लोग कैद थे उनमें से लगभग 125 मर गए। इस घटना को कहते हैं ब्लैक होल इंसिडेंट या ब्लैक होल प्रकरण। इसके बारे में इसके एक भूगत भोगी हॉलवेल ने लिखा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक भरपूर बहाना था प्रतिक्रिया के लिए। कंपनी ने इसका जवाब देने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को भेज दिया। क्लाइव ने 20 दिसंबर 1756 से 2 जनवरी 1757 तक कलकत्ता वापस ले लिया। 1 महीने बाद नवाब की सेना ने कलकत्ते पर हमला कर दिया और यहां एक युद्ध हुआ, चितपुर का युद्ध, 5 फरवरी को, जिसमें हालांकि कोई परिणाम नहीं निकला, लेकिन नवाब और उसकी सेना वापस लौट गए। इसका फल ये निकला कि हुगली के रास्ते समुद्र से बंगाल आने जाने का रास्ता अंग्रेजों के हाथ में हो गया। पिछले एपिसोड तीसरे कर्नाटक युद्ध में हमने देखा था कि 23 मार्च 1757 को अंग्रेजों ने फ्रेंच उपनिवेश चंदन नगर पर कब्जा कर लिया था। अब अंग्रेज सेना बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर निकल पड़ी। सिराज भी सेना के साथ मुकाबले के लिए कलकत्ता की ओर चल दिया। दोनों की भिड़ंत होने वाली थी पलाशी में, जिसे अंग्रेज प्लासी कहते हैं। तो इस तरह से दोनों सेनाएं 23 जून को प्लासी के मैदान में आमने सामने हुई। सिराज की सेना में था सिराज का जानी दुश्मन, सिराज से जलने वाला मीर जाफर। मीर जाफर जैसा घर का भेदी गद्दार जिस सेना में था, उसका मुकाबला था क्लाइव जैसे युद्ध के महारथी से। जाफर ने गद्दारी की और चोरी छुपे क्लाइव का साथ दिया। ऐसी लड़ाई का अंजाम और क्या हो सकता था। तो ये प्लासी की लड़ाई हुई 23 जून 1757 के दिन। इस प्लासी के ऐतिहासिक युद्ध में सिराज उद्दौला बिना लड़ाई भिड़ाई के ही हार गया और हार कर भाग गया। आगे उसे बिहार में पकड़ लिया गया और मार डाला गया। इस प्लासी के युद्ध ने भारत के इतिहास में एक नया और एक बहुत ही बड़ा अध्याय खोल दिया, अंग्रेजों के भारत पर कब्जे की शुरुआत का। अब अंग्रेज सीधे मुर्शिदाबाद पहुंचे और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। यह अंग्रेजों का दूसरा कठपुतली नवाब था। पहला था कर्नाटक नवाब वल्लाजाह, जिसके बारे में हमने दूसरे कर्नाटक युद्ध में देखा था। बस बंगाल में अंग्रेजों को एक बड़ा फायदा था, यहाँ कोई आसपास उन्हें परेशान करने के लिए नहीं था। बंगाल अंग्रेजों के लिए काफी हद तक सुरक्षित था। इस तरह से मीर जाफर अंग्रेजों के दम पर नवाब बन गया।
लेकिन अब कोशिश करने लगा कि किसी तरकीब से अंग्रेजों से पीछा छुड़ाया जाए। फ्रांसीसियों का तो बंगाल से सफाया ही हो गया था और वो दक्षिण में तीसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों से उलझे हुए थे। उनसे सीधी सहायता मिल नहीं सकती थी। रह गए डच। तो मीर जाफर ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को रिझाना शुरू कर दिया। डच ईस्ट इंडी से एक डच जहाजी बेड़ा चल पड़ा डच बंगाल की राजधानी हुगली चिंचुड़ा की ओर, जिसे अंग्रेज चिंसुरा कहते थे। 24 और 25 नवंबर सन 1759 को डच और अंग्रेजों का आज के हुगली चिंचुड़ा के पास मुकाबला हुआ। तो ये हुआ बेदारा का युद्ध। इसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी तरह से हार गई। ये युद्ध भी भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस युद्ध से डच लोगों का भारत की राजनीति में घुसने का एकमात्र इकलौता प्रयास बेकार हो गया। डच भारत में अब केवल व्यापार तक ही सीमित रहने वाले थे। अब बंगाल में अंग्रेज ही अंग्रेज थे। इस युद्ध से यह साबित हो गया कि मीर जाफर पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता था, लेकिन अभी कुछ मजबूरियां थी। मीर जाफर मुगल सम्राट से पीछा छुड़ाने के चक्कर में था और अंग्रेजों को इस वक्त बंगाल से मतलब था। तो मीर जाफर और अंग्रेज एक दूसरे पर आश्रित थे, साथ इतनी जल्दी नहीं छूट सकता था। दूसरी तरफ बिहार में कुछ और ही माहौल था। मुगल राजकुमार अली गौहर, जो आगे चलकर शाह आलम बनेगा, वो अंग्रेजों के सख्त खिलाफ था और खास करके प्लासी के बाद मीर जाफर को नवाब बनने की वजह से वो अंग्रेजों से और भी चिढ़ने लगा था। तो वो अंग्रेजों से लड़ने के लिए अवध से पटना की ओर निकल पड़ा, जहां अंग्रेजों का एक मजबूत गढ़ था। ये एक ऐसा ऐतिहासिक पन्ना है जो बड़ी मुश्किल से पढ़ने सुनने में आता है। गिनती के लोग ही होंगे जो बिहार की इस मुहिम के बारे में कुछ जानते होंगे। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि शाह आलम बक्सर में अंग्रेजों से हारने से पहले एक काबिल सेनापति रह चुका था। उसने कौन कौन से युद्ध किए और उनका क्या नतीजा निकला, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो पटना में क्या क्या हुआ, बिहार में इस युद्ध का क्या अंजाम हुआ, कैसे ये बिहार की मुहिम बक्सर की युद्ध में तब्दील हो गई, ये हम अपने अगले एपिसोड एंग्लो मुगल वॉर भाग 2 में देखेंगे। नमस्कार।